स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, 5 फंक्शंस होते हैं मेनली, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और आज हम क्या कवर करेंगे? आज कवर करेंगे जो फंक्शंस जो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, उनको आपस में मतलब एक साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे मेजर फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि जो सारे फंक्शंस होते हैं उसको मेनली जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, देखिए ये सारे फंक्शंस आपको कल पढ़ाए थे। एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 मेजर फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के हैं। ये पांचों फंक्शंस आप देख सकते हैं एक व्हील पर हैं और उसको कवर जो उसको सभी को उनको एक साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इस बारे में ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आप जानते हैं कि अगर हम लोगों का अगर एक पर्सनल लाइफ में बोलें तो कोऑर्डिनेशन तो हमारी रियल लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई काम करते हैं या एक आप मान लीजिए क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो आपस में अगर उन टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप एक साथ मतलब कोई भी मैच अगर आप खेल रहे हैं तो उसे जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वो काम अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, डांस करते हैं इवन, तो डांस में भी क्या बोला जाता है? अगर आप ग्रुप डांस कर रहे हैं तो सभी के स्टेप्स एक दूसरे से मैच होने चाहिए। मीन्स कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसा आप कर रहे हैं और एग्जैक्टली सिमिलर वे में सामने वाले के भी स्टेप्स होने चाहिए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन, कि आपस में आपके किसी भी तरीके की कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि सेम टाइम पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक डिपार्टमेंट से मिलकर नहीं बनता है। कहीं सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो हम फंक्शंस के बेसिस पर या प्रोजेक्ट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। अगर उन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप कोऑर्डिनेशन ना होने पर उसे वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक अच्छा काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक हायरार्की तैयार करते हैं जिसमें हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसको ड्यूटी अलॉट करेगा और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से नहीं हो, आप प्लानिंग अच्छे से कर लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कर लीजिए, स्टाफिंग मतलब एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्टिंग उनको डायरेक्शन अच्छे से दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए और फिर काम को चेक कीजिए कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इन 5 फंक्शंस को जो एक साथ होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है? कोई भी मैनेजमेंट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जस्ट आप अगर प्लानिंग कर लेंगे तो इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग भी साथ में चलती है। ये नहीं आपने प्लानिंग का मतलब होता है इन एडवांस सारी चीज़ों को डिसाइड करना। एडवांस में आपने कोई कंपनी ओपन की, एडवांस में डिसाइड कर लिया क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या काम किए जाएंगे, किस काम को कौन करेगा, ठीक है, इस तरीके से ड्यूटीज़ अलॉट कर दी। इन फ्यूचर क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हम आगे लेंगे। डिसीजन अगर मेकिंग प्रोसेस भी हम बना लेते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसमें इस तरीके से डील करेंगे, अगर बस सिचुएशन हुआ तो उसको ऐसे डील करेंगे। तो ये आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, लेकिन क्या एक बार आप प्लानिंग कर लेते हैं तो बाद में क्या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होते? या आपने बिल्कुल कहते हैं ना स्टैटिक फिक्स्ड कर लिया कि जो मैंने सोच लिया मैं वही करूँगा? बिल्कुल नहीं। आप प्लान कर रहे हैं
लेकिन प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सिचुएशन भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है जो आपने सोचा उसी अकॉर्डिंग होगा। तो जब सिचुएशन बदलेगी तो उस अकॉर्डिंग हम प्लानिंग में भी थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। तो प्लानिंग कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली प्लानिंग चलती ही रहती है। आप प्लान करके किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर वो उस अकॉर्डिंग नहीं होता है, फिर सेकेंडली आप उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर कुछ चीज़ों को प्लान करते हैं ताकि वो प्लानिंग के हिसाब से फिर इम्प्लीमेंट हो सके। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन क्या आप एक बार देकर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उनको मतलब कहते हैं ना, हर दिन अगर आप एक नया काम दे रहे हैं या उनको गाइड करना आपका काम है, इंस्ट्रक्शन देना आपका काम है। अगर एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आता या वर्कर या लेबर जो काम कर रही है आपके यहाँ, अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो आपको उनको डायरेक्ट करना आपका काम है, ये एक बार नहीं है। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो एक साथ रन होते हैं, एक साथ चलते हैं। तो भाई जब कोई चीज़ एक साथ चल रही है और उसमें किसी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा ना हो कि आपको मैंने तो प्लानिंग अच्छे से की थी, आप ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं कर पाए, या कोई बोले कि नहीं मैंने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही तैयार किया था लेकिन आप सही लोग अपॉइंट नहीं कर पाए स्टाफिंग में, तो ये सारी चीज़ें ना हो। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट फंक्शंस को एक साथ सिंक्रोनाइजिंग करना, मतलब उनको एक साथ जो जा रहे हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। हर मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शंस, जो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब किया। 5 करने पड़ते हैं। ये फंक्शंस होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक साथ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनकी अलग अलग फंक्शंस में एक तरीके से कितना एक डोर की तरह काम करता है, जो उनको एक धागे में बांध कर रखता है। उनके काम में कोऑर्डिनेशन, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को सराहा गया है, किसी चीज़ में इस तरीके से आपस में समन्वय बिठाया गया है कि हर चीज़ परफेक्ट मैनर में निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से जो 5 फंक्शंस हैं उनमें इस तरीके से बाइंडिंग फोर्स का काम करता है ये हर डिपार्टमेंट के, जो इंडिपेंडेंटली हर कोई इंसान अलग अलग काम कर रहा है। प्लानिंग वाले प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग वाले ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग वाले स्टाफिंग करेंगे, लेकिन उन सभी काम को और डिपार्टमेंट्स को, फंक्शंस को एक बाइंडिंग फोर्स, मतलब उनको एक साथ लेके चलने वाला, इट इज़ समटाइम्स कंसीडर एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि इसे ये भी कंसीडर किया जाता है कि मैनेजमेंट का एक तरीके से फंक्शन है। वैसे मेजरली 5 फंक्शंस होते हैं मेनली, लेकिन कभी कभी इसे भी हम कंसीडर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट ओनली फंक्शन, रादर इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का काम जो है, फंक्शंस जो हैं, 5 मतलब जो भाग हैं, मतलब ये 5 जो वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, इसमें डिवाइड है, ये समझ में आ गया। लेकिन उन 5 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो 5 अच्छे से काम करें, एक दूसरे के साथ प्लानिंग जैसी हो रही है उसी सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजिंग हो। जैसा आप ऑर्गेनाइजिंग, जैसा स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया उसी वे में आप लोगों को अपॉइंट करें। तो अगर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से, कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके जाएंगी तो रिज़ल्ट क्या रहेगा? बहुत अच्छा। कहते हैं जैसे आपको मान लिए 5 लड़कियां हैं या 5 लड़के हैं, उनको एक टीम बनाया गया और बोला गया कि एक काम आपको करना है, एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर वो लोग अपना प्रोजेक्ट पे, हर कोई इंसान, हर किसी के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं। कोई हो सकता है उसका राइटिंग स्किल्स अच्छा हो, किसी का लर्निंग स्किल्स अच्छा हो, किसी का चीज़ों को एक्सप्लोर करने का स्किल्स अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों पे, या किसी के आर्ट स्किल्स, कहते हैं ना, प्रेजेंट करने का वे अच्छा हो। तो आप सभी को अपना अपना काम डिवाइड कर देते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। अब उसके बाद अगर एक दूसरे से ये लिंक नहीं करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाएंगे, जैसे उसने क्या कहा, लिखने वाले ने राइट, जिसको लिख के लेके आना था, उसने बोला मैं अपने तरीके से लिख लूँगा। उसने डिस्कस ही नहीं किया, जो प्रेजेंट करने जा रहा है उससे डिस्कस ही नहीं किया कि भाई मैंने लिखा क्या है, एक बार पढ़ लो कि क्या लिखा है, किस टॉपिक से रिलेटेड लिखा है। जब आप उससे उसी चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो प्रेजेंट करने वाला अपनी तरीके से कुछ भी प्रेजेंट करके आ जाएगा, तो आपकी चीज़ें क्या है, बिखर जाएंगी। तो अगर उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा और एक इंटरलिंक्ड होंगे तो उनका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, बहुत अच्छा। तो एक मैनेजमेंट का एसेंस, मतलब मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन।
इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए सभी फंक्शंस को। जैसा मैंने आपको बताया, ये शुरू किससे होता है? प्लानिंग स्टेज से, जहाँ टॉप मैनेजमेंट जहाँ से पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्टेज 2 बेस्ड ऑन द प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या है? सेकेंड स्टेज जो ऑर्गेनाइजिंग की होती है, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन गया, अब क्या होगा? स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा, उस बेसिस पर भर्तियां निकालने का सिलेक्ट किया जाएगा, और जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर अब फोर्थ स्टेज पर हम क्या करेंगे? उनको जिनको ट्रेन किया है उनको वो काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, उनको राइट एग्जीक्यूशन करें, उसके लिए उनको गाइड करेंगे, डायरेक्शंस देंगे। लास्ट वन, जब वो अपना काम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका काम है आप उस काम को मॉनिटर करें, देखें कि वो काम कैसा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना क्वांटिटी में आउटपुट जनरेट किया है, और जो किया है वो स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं। कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं है जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअल था। तो ये सारी 5 स्टेजेस 5 फंक्शंस की हैं जो जिसमें कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर एट ऑल द लेवल। ऐसा तो नहीं है आप अगर एक छोटी शॉप या छोटी कंपनी खोलकर बैठे हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए होगा, वहाँ भी छोटी शॉप होगी तो उसकी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग होगी, उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, उसी अकॉर्डिंग कैपिटल होगी, उसी अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्शंस देंगे। और बड़ी कंपनी रन करोगे तो उसकी भी प्लानिंग होगी, लेकिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हर जगह एप्लीकेबल होंगे जहाँ भी मैनेजमेंट किया जा रहा है। और मैनेजमेंट आपको पता ही है परवेसिव होता है, हर लेवल पर होता है, चाहे छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, या कोई कंपनी हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो, हर जगह मैनेजमेंट, हमारी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन भी उधर आएगा, जैसे देखते हैं सभी लेवल पर होता है। टॉप लेवल जहाँ CEOs होते हैं, MD होते हैं, जो पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो उनको भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है ना। टॉप लेवल पर जो होता है, और एक मिडल लेवल पर होता है, और एक लोअर लेवल होता है, ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियोज़ में। तो टॉप लेवल का जो बंदा है भाई, उनका काम क्या है? CEO MD का, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंसीडर नहीं करते, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। तो उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन, पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, सबको साथ में लेके चलना। सेकंड, अब मिडिल लेवल पे क्या कहाँ ज़रूरी है? मिडिल लेवल पर आते हैं डिपार्टमेंटल हेड, जिसमें हम हर डिपार्टमेंट जो फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, उसमें हर फंक्शंस डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उसका एक हेड बना देते हैं। जैसे परचेज़ वाले के लिए परचेज़ मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटिंग के लिए अकाउंट का मैनेजर। तो इस तरीके से मिडिल लेवल पर आपको एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना है, लेकिन किसकी? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। वहाँ आपका काम है जो डिपार्टमेंट जिसमें आपको मैनेजर बनाया गया, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में बैलेंस बना के रखना। लास्ट वन इज़ लोअर लेवल, जहाँ कोऑर्डिनेशन क्या होगा, ये मैंने आपको बताए थे। लोअर लेवल मीन्स सुपरवाइजरी लेवल, और लोअर लेवल पर आने वाले लोग होते हैं वो वर्कर से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करने का, गाइड करने का, उनका मोरल इंक्रीज़ करने का, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने का, ये सारा काम लोअर लेवल का है। तो ये किसकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे? ऑब्वियस है वर्कर्स की, वर्कर्स से डायरेक्टली कनेक्शन में हैं तो वर्कर्स की ही एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं उस पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन मस्ट है सर्वाइवल के लिए और सक्सेस के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किसी एक फंक्शन या एक ही डिपार्टमेंट से नहीं चलता है। सभी जब आपस में एक साथ काम करेंगे, कुछ आपको नहीं आता आप दूसरों से जान लीजिए कि क्या करते हैं, बिना किसी ईगो के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के जब आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं तो उस एक्टिविटी उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेसफुली रन करने से। अब हम देखेंगे फीचर्स कि भाई कोऑर्डिनेशन समझ लिया, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन होता है ये जान लिया, अब जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं।
कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, बिल्कुल करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप ग्रुप में काम करते हो, इंडियन एक टीम का एग्जांपल दिया था। अब आप एक बात समझिए, एप्पल कंपनी है, अगर मान लीजिए एप्पल कंपनी ने कोई आईफोन लॉन्च करती है, एक न्यू वर्जन उसका आया, तो उस केस में क्या होगा, एक नया आईफोन आप लॉन्च कर रहे हो तो उसमें एक R&D भी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो टीम अलग होगी जो आपने किसके लिए रखी होगी, एक नए फीचर्स को आप इंट्रोड्यूस करें जो पुराने में नहीं था। दूसरी टीम होगी कि डिज़ाइन टीम, जो ये सोचे कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा इसका रखा जाए, ठीक है भाई। तीसरा, जब आप फिजिकल अपीयरेंस हो जाएगा उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब आपने ये तय कर लिया कि इसमें क्या फीचर्स ऐड होने हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रखा जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टीम क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। फिर जब बन जाएगा उसके बाद मार्केटिंग किया जाएगा, लोग जगह जगह उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा उसके फीचर्स के बारे में। फिर एक सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा जो सेल पे फोकस करेगा। फिर बाकी कस्टमर सपोर्ट, बाद में पोस्ट सेल सर्विसेज जिसे कहा जाता है कि सेल्स के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कस्टमर सर्विस दी जाती है। तो ये 6 जो मैंने आपको भी डिफ़ाइन किए, आपस में अगर इनके कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं होता, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर एक भी एक दूसरे से अलग हो जाए, कहते हैं ना डी लिंक कर दिया जाए, तो क्या सारी चीज़ें एक साथ रन कर पाएंगी? क्या जो कंपनी है जो आईफोन लॉन्च करने वाली है, बिल्कुल एक नया वर्जन लेके आने वाली है, अगर उनमें एक दूसरे से चीज़ें अनअवेयर होंगे, मतलब कहते हैं ना अवेयर नहीं होंगे या एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होंगे, अलग से आप एक चीज़ रख देंगे, तो क्या ये चीज़ें आपस में एग्जिस्ट कर पाएंगी? क्या आप आईफोन एक सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे एक अच्छे फीचर्स वाला? बिल्कुल नहीं। तो उसमें भी क्या लगा रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप, जो हम ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया एप्पल कंपनी का, तो उसमें आप देख सकते हैं 6 टीम जो आपको बताई गई, अलग अलग जिनका काम था, तो उनका क्या है, सभी का अलग काम है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, अलग काम करने का तरीका है, वर्किंग वे भी सबका डिफरेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके एफर्ट्स को यूनिफाई किया जाए, मतलब एक साथ उनके एकता लाई जाए उनके कामों में। सेकंड देखिए, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स देखिए हमने क्या किया, यूनिटी ऑफ पर्पस कर दिया। देखिए यहाँ दिख रहा है यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। यूनिटी ऑफ पर्पस का मतलब पर्पस एक किया, पहले जो हमारी टीम काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो पर्पस थे, गोल थे जिसके लिए काम कर रहे थे, उनको एक किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स करते थे उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन एफर्ट्स को भी एक किया गया। इसके होने से, दोनों चीज़ों के होने से क्या हुआ, जो काम हम करते थे ऑपरेशन, वो क्या हो गया, इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छे से रिजल्ट देने लगा। जैसे इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो हमेशा फोकस करता है कि वो एफर्ट्स को एक साथ लेकर करे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जिससे कन्फ्लिक्ट ना अराइज हो। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ HR डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ये चारों डिपार्टमेंट अलग अलग काम है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग बटे हुए हैं फंक्शंस के बेसिस पर, लेकिन इन चारों को मिलकर ही तो हमारी कंपनी बन रही है। कंपनी किसको मिलकर बन रही है, इन चारों को मिलाकर। ऐसे ही और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट नहीं, यूनिटी होने चाहिए। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, चलता ही रहेगा ना, क्योंकि एक मैनेजमेंट कभी रुकेगा नहीं, और मैनेजमेंट नहीं रुकेगा तो उसके जो फंक्शंस हैं वो कैसे रुक सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक चल रहा है, मैनेजमेंट भी जब तक चलता ही रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ प्रोसेस, बताया था आपको, जो कभी रुकता नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन भी नेवर एंडिंग फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एल्दो जो, लेकिन उसकी डिग्री वेरी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इट बिगिन एट प्लानिंग स्टेज बट गोज ऑन, कब तक चलता रहेगा, टिल कंट्रोलिंग स्टेज, मीन्स लास्ट स्टेज तक चलता ही रहेगा। और ये फंक्शंस फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग ऑलवेज गोज ऑन, मतलब ये कभी रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं।
अब देखिए कोऑर्डिनेशन परवेसिव, परवेसिव मीन्स ऑल लेवल पर है या नहीं है, बिल्कुल है। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर कोई अलग अलग, लोअर लेवल वर्कर्स के लिए करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट के लिए करता है, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। तो ये तीनों ही जो लेवल्स हैं वो अपनी अपनी जगह सभी आपस में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन इन तीनों में भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखिए इनमें भी तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि लेवल्स जो आपस में मैनेजर्स हैं, आप जैसे सीईओ पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। आप पॉलिसी सही से समझ ही नहीं रहे क्योंकि आपको उनका रवैया या बिहेवियर पसंद नहीं आता, या आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से उन्होंने समझाया कुछ, आप समझे कुछ, आपने एग्जीक्यूट कुछ और कर दिया, तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा ना, लॉस होगा बिल्कुल। आपको जो पॉलिसी समझानी थी, स्ट्रैटेजी जो एग्जीक्यूट करनी थी, जो आपका काम है, आप सही से नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो समझाया गया आपने उसे समझा ही नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यही होता है, कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल फंक्शन है, ये रिक्वायर होता है एट ऑल द लेवल्स, मतलब सभी लेवल्स पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस हो या एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो। अब ये देखिए भाई लास्ट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है ये इसमें बताया गया है। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। अब ये बताइए कोऑर्डिनेशन, इसमें ये बोला गया कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये समझा है कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स तो हमने समझ लिए, ज़रूरी क्यों है, बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चल सकता। पहला क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ इन साइज। इसका मतलब ये है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, आप एक छोटी कंपनी देखें या एक बड़ी कंपनी देखें, जैसा जैसा उसका साइज़ बढ़ रहा है ना, जो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ेगी, ऑब्वियस है ग्रोथ बढ़ेगी तो साइज़ बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब आप मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर का एग्जांपल दे सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर है, पाव भाजी की स्टॉल है जो चल रही है, लेकिन वो अभी एक ठेल है, एक ठेल लगाते हैं वो और उस पर काम करते हैं। तो वो अकेले हो सकता है, खुद भी अकेले काम कर रहे हो, या उनका एक फैमिली मेम्बर हो साथ में, उसके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, या एक वर्कर लगा लिया, एक लगाया भी क्योंकि एक ठेल है, इससे ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी उस पर काम करते गए, बाद में उन्होंने कार्ट खरीद ली, जहाँ उन्हें 2 लोगों की और ज़रूरत पड़ गई, ठीक है भाई 3 लोग हो गए क्योंकि काम बढ़ गया। उसके बाद में ये देखा कि उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल खरीद लिया, एक छोटा सा स्टॉल वो ले लिया, फिर उसमें 2-3 लोग और लगाने पड़े, सर्व करने के लिए दूसरा, ऑर्डर लेने के लिए कोई दूसरा, ठीक है, उसके बाद बिल के लिए, बिलिंग के लिए दूसरा। तो इस तरीके बाद में पता चला कि इस तरीके से वो अर्निंग करते गए उनको एक रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन कर लिया। तो एक रेस्टोरेंट ओपन होता है तो भाई उसमें लेबर कितनी होती है, आप खुद देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं, उनको सर्व करना, उनके ऑर्डर लेना, उन्हें मतलब सेटिस्फाइड करना, तो उन सब के लिए हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, फूड का अलग रहेगा, बिलिंग के लिए अलग रहेगा, सारी चीज़ों के लिए रिसेप्शन अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, लोग बढ़ जाएंगे। तो जब लोग बढ़ जाएंगे काम भी बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएंगे डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे और उनमें किसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारी चीज़ें सभी आपस में बैलेंस करते हुए चलती रहें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन। सेकंड देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएशन के केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट देखिए स्पेशलाइजेशन, जैसा कि आपको पता हो, आप नेक्स्ट मतलब जो आपका चैप्टर है उसमें आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को उस पर्सन को असाइन करना जो उसमें स्पेशलिस्ट है। जिस इंसान को जो चीज़ आती होगी, जिसमें वो एक्सपर्ट होगा, उसमें हमेशा आप ये देखना चाहेंगे कि वो भाई एक्सपर्ट है, तो वो क्या सोचेगा, मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। अगर आप मान लीजिए एक परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है जो परचेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसे पता है कहाँ से परचेस किया जाए, कहाँ से मतलब जो सप्लायर से कांटेक्ट किया जाए जो सस्ते से सस्ते पर आपको और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सके, ठीक है। अब आपने कहा एक एक्सपर्ट से काम नहीं चल रहा है, काम करते हैं दूसरे एक्सपर्ट को भी रख लेते हैं। अब वो अपने आप में भी एक्सपर्ट बन रहा है, वो ये कहेगा मुझे आता है ये काम तो मैं एक्सपर्ट हूँ, उसका लेकिन काम करने का तरीका अलग होगा, हर किसी का अपना अलग अलग यूनिक वे है ना।
काम करने का। अब वो ये कहेगा कि नहीं इस सप्लायर से नहीं, आप इससे लीजिए, दूसरे से लीजिए। और पहले वाला बोल रहा है नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम तो अभी अभी आए हो, पहले का मुझे पता है। तो अब इस केस में क्या होगा, वो लड़ रहा है कि मुझे ज़्यादा पता है, वो कह रहा है मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि दोनों ही स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर उनको अपॉइंट किया गया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट में 2 एक्सपर्ट लोगों को रख लिया गया जो अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल धुरंधर हैं, बिल्कुल उन्हें होशियार हैं। तो इस बेसिस पर क्या होगा, आपस में कभी वो एक पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, डिसीज़न ले ही नहीं पाएंगे। और उनके डिसीज़न ना लेने की वजह से या गलत डिसीज़न लेने की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, नुकसान। और वो नुकसान कौन भरेगा फिर, नुकसान कौन भरेगा फिर, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा ना। क्योंकि इसलिए क्या ज़रूरी है, स्पेशलाइजेशन जहाँ भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ भी आप लेबर को डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पर वर्क असाइन करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन रखें। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, जहाँ भी ये 3 फीचर्स होंगे वहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। और ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बिल्कुल फिनिश हो गया है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था इसका। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश तो पूरी की है मैंने कि किसी को कोई डाउट ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसको मतलब बताएं कि आपको क्या मतलब डाउट्स हैं। क्वेरीज आपकी बिल्कुल रिजॉल्व की जाएंगी। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, अब जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना लाइफ एंजॉय करते रहिए, लेकिन उसके साथ पढ़ना ना भूलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब आपसे। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आते रहिए। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है आपको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि चैनल से जुड़े अपडेट्स आपको मिल सकें।